हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। आपका हमारे एबी एजुकेशनल एकेडमी में स्वागत है। तो जैसा कि मैं बता दूं कि क्लास 12 की फिजिक्स का पहला लेक्चर बन चुका है और पहले लेक्चर में हमने बताया था कि आपका आवेश के बारे में, आवेश की प्रॉपर्टी क्या होती है और उसमें चैप्टर के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो उसके बाद आपका सेकंड लेक्चर स्टार्ट होता है और सेकंड लेक्चर में आपको क्या बताया जाएगा मैं बता दूँ। वो भी आज आपको बताया जाएगा आवेश और द्रव्यमान में अंतर क्या होता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है और ये आप समझिए कि इसमें ये क्वेश्चन पूछता भी है, ठीक, ऐसी बात नहीं है। तो अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो आप हमारा पहला लेक्चर देखे होंगे जरूर और आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट जो बताया गया था वो समझ में आया भी होगा, ठीक। तो जैसा कि मैं आपका जो अगला टॉपिक है अर्थात आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर होता है मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ, ठीक। तो उससे पहले मैं आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो बता देता हूँ। जो आपका सबसे छोटा पार्टिकल होता है अर्थात अगर आवेश बोला जाए तो जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है वो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जैसा कि मुझे पहले वाले लेक्चर में बताना था लेकिन शायद मैं बता नहीं पाया, लेकिन अब आज आया तो आज ही देख लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, सबसे छोटा पार्टिकल। इससे छोटे पार्टिकल आते हैं लेकिन आपका क्या है कि सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन माना जाता है। तो इसमें क्या है, इस पर जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक, -19 कूलाम, ठीक। ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन का जो सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है इस पर चार्ज कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो आप ये पूछेंगे इसमें माइनस का चिन्ह लगा, इसका मतलब बता दीजिए। और अगर नहीं भी पता है या नहीं पूछ रहे तो हम तो बताने के लिए है ही। तो इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखो माइनस, जैसे मैं बोलूं आपके क्या है, आप संख्या को ये -2, तो -2 का मतलब ये -2 क्या आपका, ये -2 आप निगेटिव चिन्ह है अर्थात ये उधार है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि जैसे इलेक्ट्रॉन पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव में है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। ये आप इसका अर्थ भी ना निकालिएगा क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज निगेटिव होता है उसका निष्कर्ष क्या होता है। तो मैं बता दूं उसका मतलब ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपनी प्रकृति को बता रहा है कि ये वास्तव में क्या है, इसकी प्रकृति है निगेटिव, ये निगेटिव में नहीं है, ये इसकी क्या है, प्रकृति है अर्थात इसकी प्रॉपर्टी इस प्रकार से बता सकते हैं कि जो निगेटिव होने का कारण है वही इसकी क्या है, प्रकृति को दर्शा रहा है, ठीक। तो ऐसा मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निगेटिव में होता है। इलेक्ट्रॉन की प्रकृति होती है इसलिए वो निगेटिव में रहता है, ठीक। तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। तो इसके बाद देखिए आपका अगला टॉपिक क्या है। जैसा कि मैंने बताया कि आपका अगला टॉपिक जो होने वाला है वो द्रव्यमान और आवेश में अंतर। जो इंपॉर्टेंट है ये हम समझिएगा, ये आप भी दिमाग में बैठा लीजिएगा कि क्या क्या अंतर होता है, ठीक। तो आप लिख लीजिए आवेश और द्रव्यमान में अंतर, आवेश और द्रव्यमान में अंतर, ठीक। अब आप समझिए अच्छे से, इसमें ज़्यादा बहुत कॉन्सेप्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन आपको समझना इसमें अच्छी अच्छी बातें मिलेगी। तो जैसा कि मैं इसमें एक आपकी रेखा खींच लेता हूँ, उसके बाद इधर आवेश के बारे में लिखूँगा और इधर क्या लिखूँगा, द्रव्यमान के बारे में, ठीक, द्रव्यमान। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो पहली प्रॉपर्टी क्या है आप जानते हैं, आप 10th में भी थोड़ा बहुत आवेश के बारे में पढ़े हैं। एक फार्मूला पढ़ेंगे I = Q/T, तो वहाँ से Q बराबर क्या निकल कर आता है, I × T। तो मैं बता दूँ आपका पहला जो अंतर होता है ये एक क्या है, ये एक व्युत्पन्न राशि है। क्या एक व्युत्पन्न राशि है, कौन, आवेश, ये एक व्युत्पन्न राशि होता है। कैसे, क्योंकि मैं जानता हूँ Q बराबर क्या होता है, IT होता है और I क्या है, धारा है और धारा क्या होता है आपका मूल राशि होता है और T क्या आपका समय है, तो समय भी क्या होता है आपकी मूल राशि होती है। तो Q बराबर क्या हो गया आपका IT, ठीक। तो इसीलिए मैं बता सकता हूँ कि आवेश किससे किससे मिलकर बना है, धारा और समय से। तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा कि ये एक व्युत्पन्न राशि हो जाएगी, कौन, आवेश, ठीक। और इसमें क्या है, यह एक मूल राशि है, यह एक क्या है, मूल राशियाँ हैं, मूल राशि है, ठीक। आपको ये समझना है। अब उसके बाद देखिए आपका सेकंड क्या है, सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने कल भी बताया कि आपका जो आवेश होता है क्या होता है, आवेश। तो आवेश आपका वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश क्या होता है, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। ये मैंने आपको कल बताया था कि आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, ठीक। आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है, ये मैंने कल बताया था। परंतु जो द्रव्यमान होता है ये वेग पर निर्भर करता है। अब आप समझिए कैसे मैं वो बता रहा हूँ। द्रव्यमान वेग पर
निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक, इसका मतलब समझिएगा, जैसा कि देखो आपको मैंने लिखा कि एक व्युत्पन्न राशि है कौन, आवेश, पहला हो गया, ये एक मूल राशि है। ठीक, द्रव्यमान आप जानते हैं। लेकिन दूसरा जो लिखा गया इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, मैंने कल भी बताया था कि आवेश जो होता है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, अर्थात अगर कोई पार्टिकल है, अर्थात कोई पदार्थ है, उस पर चार्ज है, तो जरूरी नहीं कि मतलब जब वेग होगा तभी उस पर आवेश होगा, तो इसीलिए वो डिपेंड नहीं कर रहा, अर्थात आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, वेग पर निर्भर करता है। तो इसमें आप फार्मूला एक पढ़े होंगे, m बराबर m0 बटे √1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर, ये एक फार्मूला होता है। अब ये m क्या होता है, तो ये आपका जो ये बॉडी है अर्थात उसका मॉस होता है, मॉस ऑफ बॉडी हम बोल सकते हैं। ठीक, अर्थात बॉडी का क्या है, द्रव्यमान है। m0 क्या है, जो पार्टिकल है जो रेस्ट में है उसका द्रव्यमान है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, अभी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये जो m0 है ये आपको क्या बोलेंगे, इसका जो आपका बॉडी है जो स्थिर में है उसका द्रव्यमान है। ठीक, और 1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर, तो भी आप जानते हैं कि ये जो आपका मतलब कोई पार्टिकल है उसका जो वो पार्टिकल है उसकी जो वेग है, अर्थात तो जब चलेगा तो उसका वेग होगा, तो वो भी उसका वेग है। और c आपका क्या है, ये प्रकाश की चाल है, ये आपको पता होगा। अब देखिए यहाँ से, ठीक, प्रकाश की चाल। अब यहाँ से आप देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका जैसा कि जानते हैं कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आपको पता है, अगर नहीं पता है तो नोट कर लीजिए, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब आप हमें ये बताइए, जैसे मैं बोलूं कि आप क्या है, जैसे देखो अगर मैं v को बढ़ाऊंगा तो आप स्क्वायर के रूप में बढ़ रहा है, तो देखो ये v आप ये मत समझिएगा कि हम अगर दौड़ेंगे तो हमारा द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा। आप ये बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि आप क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 100 किलोमीटर प्रति मतलब घंटा दौड़ सकते हैं या 500, लेकिन ये v बहुत बड़ा है। देखो आपका c क्या है, 3 × 10⁸ में है, तो क्या उसके कब बराबर में आप आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। तो एक पार्टिकल के लिए होता है, क्या होता है, एक पार्टिकल के लिए। ऐसी बात नहीं कि आप दौड़ेंगे तो आपका क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, अर्थात जैसे द्रव्यमान क्या वेग पर निर्भर कर रहा है, तो आप जैसे आपका भी द्रव्यमान है तो आप सोचने लगेंगे कि हम भी दौड़ेंगे तो क्या वेग पर निर्भर करेगा, मतलब दौड़ेंगे तो क्या हमारा मॉस कुछ चेंज होगा। तो ऐसी बात नहीं, आप पर इफेक्ट नहीं दर्शाएगा, क्योंकि आपका भी जो है उसी के पीछे नगड़ है। तो इसका मतलब पार्ट 0 हो जाएगा, तो 0 तो 1 माइनस 0 का मतलब आपका 1 हो जाएगा, और √1 का मतलब वर्गमूल 1। तो देखो m किसके बराबर आ जाएगा, m0 के बराबर आ जाएगा। तो क्या निर्भर किया, निर्भर नहीं किया। हाँ, निर्भर तब करेगा जब आपका वेग बहुत ज़्यादा होगा तब। ठीक, तो जैसा कि आपका वेग बहुत ज़्यादा हो भी नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। तो देखो, तो आपका देखो जब v को इंक्रीज करेंगे तो आप जानते हैं v बड़ा हो गया, तो c को v से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, ये ऑलरेडी जानते हैं v कभी c के बराबर आ नहीं पाएगा। ठीक, तो v c के बराबर नहीं आ पाएगा, तो हमेशा 1 से छोटा होगा, तो 1 माइनस करेंगे तो लगभग आपका क्या होगा, m क्या होगा, m परिवर्तन में होगा, m क्या होगा, आपका परिवर्तन होगा। तो मैं इस फार्मूले से बता सकता हूँ कि आपका द्रव्यमान क्या होता है, वेग पर निर्भर करता है। क्यों, क्योंकि देखो वेग आपका जब बढ़ेगा द्रव्यमान क्या होगा, चेंज हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, परंतु आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो यहाँ तक आपको हमारी ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी तक हमने 2 बातें बताई है। ठीक, तो तीसरी बात क्या है, तो ये समझ में आया। तो आप यहाँ से पहले ये लिखिएगा, द्रव्यमान वेग पर निर्भर करता है, और लिखिएगा ये फार्मूला m बराबर m0 बटे √1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। और देखो आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब तीसरी बात क्या है, आपको तीसरी बात क्या है, तीसरी बात आपको ये है कि आवेश जो होता है वो संरक्षित रहता है। आवेश क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है। ठीक, इसका मतलब ही बता रहा हूँ, आवेश संरक्षित रहता है। तो देखो अब आपके दिमाग में क्या द्रव्यमान संरक्षित नहीं रहता, हम तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी पढ़े हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि आपका क्या है, ऑलवेज द्रव्यमान संरक्षित नहीं हो सकता है। मैं बता दे रहा हूं, जैसे आप पढ़ें E बराबर mc स्क्वायर, अगर नहीं पढ़े तो आपको पढ़ने को भी मिलेगा, क्या होता है E बराबर mc स्क्वायर, ये आइंस्टीन का समीकरण है। तो देखो मैं जानता हूँ कि द्रव्यमान क्या है, आपका ऊर्जा से संबंधित है, E क्या है आपका ऊर्जा है, और C क्या है प्रकाश की चाल। तो मैं जानता हूँ कि आपका जैसे क्या है कि द्रव्यमान चेंज हो सकता है, और ऐसी बात नहीं कि द्रव्यमान संरक्षित ही है। कैसे, ये आइंस्टीन ने रिसर्च करके बताया, एक साइंटिस्ट है, बड़े साइंटिस्ट है, तो उन्होंने बताया कि जो द्रव्यमान है ये हमेशा संरक्षित, ऐसी बात नहीं कि रहेगा तो जरूर, लेकिन ये नहीं कि हमेशा रहेगा। क्यों, क्योंकि उन्होंने अपनी इक्वेशन से बताया कि अगर आप ऊर्जा ले आइए और प्रकाश की चाल 3 ×
8 होती है। तो अगर ऊर्जा में परिवर्तन करेंगे तो आपका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, चेंज हो सकता है। ठीक, तो इसका मतलब आइंस्टीन समीकरण के अनुसार आपका द्रव्यमान क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। लेकिन क्या आवेश आपका चेंज होगा, नहीं, वो ऑलवेज क्या होगा, संरक्षित होगा। मैं बता दूं इसके बाद आपका अभी एक टॉपिक आएगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक, अर्थात आवेश का संरक्षण। उसके बाद उसमें मैं बताऊंगा कि आवेश संरक्षण का नियम होता है, तो उसमें क्या कैसे होता है मैं आपको एक रिएक्शन के माध्यम से समझाऊंगा, तो उसमें और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए। ठीक, अब देखिए ये आपका तीसरा हो गया। फोर्थ क्या होता है आपका, ये आवेश संरक्षित रहता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए, पहले मैंने 3 कंप्लीट करा दिया। ठीक, तो आप जानते हैं कि आवेश जो होता है, आवेश, ठीक, 3 कंप्लीट हुआ। आवेश प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों करता है। क्या करता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण, ठीक, दोनों लगाता है। ठीक, प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों करता है। ठीक, ये समझ में आया। परंतु जो आपका द्रव्यमान होता है ये सिर्फ आकर्षण ही करता है, प्रतिकर्षण नहीं करता है। क्या करता है, आकर्षण करता है। ये समझिए इसका मतलब क्या है। जैसे मैं बोलूँ, आप गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े हैं, तो मैं बोलूँ एक द्रव्यमान, मान लीजिए ये दोनों पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, इनके बीच का कुछ डिस्टेंस है। ठीक, तो क्या ये दोनों प्रतिकर्षण करेंगे, नहीं, ये दोनों आकर्षण करेंगे, अट्रैक्टिव करेंगे, रिपल नहीं करेंगे। ठीक, सिर्फ क्यों, क्योंकि इनके बीच क्या द्रव्यमान है, ये चार्ज नहीं है। क्योंकि जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियम में हमारा क्या लगता है, F बराबर G m1m2/r² होता है। ठीक, तो आप जानते हैं उसमें द्रव्यमान की बातें आती हैं, और द्रव्यमान हमेशा क्या करेगा, आकर्षण करता है, प्रतिकर्षण नहीं करता है। ठीक, तो इसीलिए हम पढ़ते भी हैं कि गुरुत्वाकर्षण नियम में क्या होते हैं, दोनों पार्टिकल क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। लेकिन आप पढ़ेंगे इसमें कूलॉम्स लॉ में, तो उसमें चार्ज की बात आएगी, तो उसमें क्या होता है, प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों बल का अनुभव करता है। ठीक, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये आपका चौथा हो गया। ठीक, तो इसमें 4 बातें थी, मैंने आपको 4 बातें क्लियर कराई। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम लगा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमें हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम में आया, मैं आपको प्रॉब्लम को दूर करूँगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं आपको उम्मीद के साथ बता दूँ, अगर आपको वेग और द्रव्यमान में अंतर पूछेगा तो आप घबराइएगा मत, बस यही 4 बातें लिख लीजिएगा, तो आपका वो कभी भी गलत ही नहीं हो सकता। ठीक, फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूँ, पहला क्या है, आवेश आपकी एक व्युत्पन्न राशि है, रिवीजन कर लीजिए। आवेश आपकी एक व्युत्पन्न राशि है, परंतु द्रव्यमान एक मूल राशि है। ठीक, पहला हो गया। तो मैंने बताया आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता है। तो आपने पूछा क्या द्रव्यमान करता है, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल द्रव्यमान करता है। तो मैंने बताया क्यों द्रव्यमान करता है, उसके लिए भी उसका फार्मूला बना m बराबर m0/√1 v²/c²। तो मैंने देखा कि अगर कोई एक पार्टिकल है उसका वेग अधिक है, ये जैसे हमारे पास भी द्रव्यमान है तो मेरा उतना वेग नहीं हो पाएगा, लेकिन जो पार्टिकल है उनके वेग अधिक होते हैं। ठीक, तो आपका क्या है, उसकी तुलना में द्रव्यमान चेंज होगा। ठीक, और मैंने बताया तीसरी बात कि आवेश जो होता है आपका, आवेश आपका इसमें क्या होता है कि देखो आवेश संरक्षित रहता है, परंतु द्रव्यमान कभी कभी संरक्षित नहीं रहता। ये किसने बताया, आइंस्टीन ने बताया। इनका एक समीकरण था E बराबर mc², उसके अनुसार। ठीक, क्योंकि हम ऊर्जा को परिवर्तन करेंगे तो द्रव्यमान हमारा क्या होगा, चेंज हो सकता था, द्रव्यमान में क्षति आ सकती है। ठीक, तो देखो उसके बाद चौथा नियम क्या था, आवेश प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों करता है, परंतु आवेश क्या है, द्रव्यमान क्या है, सिर्फ आकर्षण ही करता है। ये 4 बातें यदि आपको पता है तो आप द्रव्यमान और आवेश में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि अभी ये बेसिक चल रहा है, इसके बाद धीरे धीरे टॉपिक आपका कवर करते जाएंगे, तो जिस प्रकार कवर होगा वो थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ेगा। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये तो इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, ठीक, तो इसके बाद आपका क्या है, अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक, इसके बाद आपका क्या आएगा, मैं बता दूं, वही जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या आएगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। आपका इसके बाद आपका है आवेश संरक्षण, आवेश का संरक्षण। ठीक, अब देखो आवेश का संरक्षण क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आवेश का संरक्षण क्या मतलब है, तो मैं बता दूं, आवेश को देखो, आवेश क्या होता है कि आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। संरक्षित का मतलब आवेश को आप कहीं भी ले जाएंगे, आप किसी भी पार्ट में तोड़ देंगे, या आप मान लीजिए जैसे मैंने कहा आपके पास 10 कूलाम का आवेश है, आप एक बॉक्स में ले गए, 2 कूलाम 3 कूलाम 4 कूलाम उसको किए, फिर अगले बॉक्स में उसको आप ऐसे, अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो उसी प्रकार है, आप उसको मान लीजिए इसे हिला दिए, उसके बाद दूसरे बॉक्स में लेकर गए, तो कुल मिलाकर आवेश को हम क्या कर सकते हैं, अर्थात आवेश को
आप कंजर्वेटिव मतलब आप आवेश को संरक्षित, हमेशा वो नियम है कि आवेश संरक्षित रहता है। तो इस नियम के अनुसार हमें ये पता चलता है कि आवेश आपका नष्ट नहीं हो सकता, अर्थात आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। कैसे, मैं वो आपको रिएक्शन के माध्यम से बता रहा हूँ। वैसे भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा कि जैसे कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप ये जानते रहिएगा कि आवेश को हम क्या कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में सिर्फ परिवर्तित ही कर सकते हैं। ठीक, तो आपका क्या होगा, आवेश संरक्षित होगा। तो यहाँ से देखो कैसे होगा। तो जैसा कि मैं आपको बता दूँ, आप एक रिएक्शन पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स में, आपको मिलेगा, तो वहाँ से आपका उसमें बहुत ज़्यादा ये आवेश संरक्षण का नियम लगता है। बाकी वैसे भी इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी क्या होगा, इस यूनिट में भी आपका आवेश संरक्षण का नियम लगेगा। तो आपको बताने के लिए ये ज़रूरत था। देखो 92 यूरेनियम 238 को जब मैं तोड़ता हूँ अर्थात ब्रेक करता हूँ तो 2He4 और प्लस 90 थोरियम और 234 में क्या होता है, ये ब्रेक होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, आप देखिए यहाँ इस रिएक्शन से कैसे हमें पता चलेगा कि आवेश संरक्षण है। तो देखो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे आपका आवेश में सबसे छोटा पार्टिकल क्या होता है, ये आपका सबसे छोटा पार्टिकल होता है आपका, ये आपका इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, हमने बताया। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -6.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इसमें इस रिएक्शन के माध्यम से हमें कैसे पता चल रहा है कि आवेश आपका क्या है, संरक्षित है। तो आप जानते हैं कि जैसे मैं बोलूँ 11 Na, ठीक, तो 11 क्या है, सोडियम का क्या है, परमाणु क्रमांक है। तो ये 11 सोडियम का परमाणु क्रमांक है, तो 11 क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन होगा। इसी में क्या है, 11 इलेक्ट्रॉन, अर्थात जिसके जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उसमें उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाकी चेंज तो हो सकता है। ठीक, तो देखो, तो 92 यूरेनियम 238 लिया गया, तो बताना ये 92 है क्या, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक, और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 92। और इलेक्ट्रॉन को हम बोलते क्या हैं, आवेश बोलते हैं। और हम पढ़ क्या रहे हैं, आवेश संरक्षण का नियम। इसका मतलब क्या होता है आवेश संरक्षण का, आवेश संरक्षण का मतलब हमने बताया कि आवेश को नष्ट नहीं कर सकते, अर्थात एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखो हमने कहा 92 आपका क्या है, आवेश है, अर्थात 92 इलेक्ट्रॉन था तो हम इसको आवेश नाम दिए। तो यहाँ पर 2He4 आया, He4 का मतलब आपका हीलियम होता है। ठीक, तो 2 आपका क्या है, ये भी क्या है आपका इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। ठीक, और 90 क्या आपका, 90 जो है ये भी आपका इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि थोरियम का परमाणु क्रमांक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका आवेश है। तो बताना एक 90 हो गया और एक 2 हो गया, तो कितना बचा आपका 92। और पहले क्या था आपका 92। तो क्या आपका चेंज हुआ, आपका क्या आवेश चेंज हुआ, नहीं, जितना पहले था उतना अब भी है। लेकिन क्या किया गया, आवेश कंजर्वेटिव था, क्योंकि आवेश संरक्षण का नियम चल रहा है और वो कभी फेल होता नहीं। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपका एक रूप से दूसरे रूप में से परिवर्तित होता है, तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हुआ इसी प्रकार। ठीक, तो आपको ये समझ में आया होगा कि कंजर्वेटिव अब चार्ज होता क्या है, अर्थात आवेश संरक्षण। ठीक, तो आपको रिएक्शन के माध्यम समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लेकिन हमें उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्या हुआ, समझ में आया होगा। ठीक, तो इसमें एक फार्मूला आता है, मैं बता दूं आपका फार्मूला क्या होता है। अब वो फार्मूला शायद अभी इसके बाद एक टॉपिक आएगा, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश का क्वांटीकरण। ठीक, अर्थात आवेश का क्वांटीकरण, उसमें वो टॉपिक आएगा। तो उसमें आपका एक फार्मूला बढ़ेगा Q = NE, तो वहीं से फार्मूला प्राप्त होता है। बाकी अभी आप जान लीजिए फार्मूला क्या होता है, Q = NE होता है। ठीक, Q = NE। तो अब आप देखिए यहाँ से आपका क्या हो गया, ये टॉपिक क्लियर हुआ। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। इस पर मैं आपको एक सवाल बताता हूँ और आप उस सवाल करिए। ठीक, तो देखिए आपका ये टॉपिक अच्छा है, आप समझते चलिए, सब आवेश का संरक्षण पूछ सकता है। ठीक, अब देखो जो टॉपिक क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन एक ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, मैंने कहा एक बॉक्स है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे पूछ सकता है 4 इलेक्ट्रॉन, या मान लीजिए क्या है, हाँ ठीक है, ये 4 है। ठीक, -4 कूलाम। ठीक, कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है, कूलाम। यहाँ हमने कहा 5 कूलाम है, यहाँ हमने कहा 6 कूलाम है। और मैंने कहा कि इन बॉक्स को मैंने ऐसे, इसमें -4 कूलाम और 5 कूलाम और 6 कूलाम के आवेश को मैंने लिया, इसमें क्या किया, उस बॉक्स को मैंने हिला दिया। ठीक, और हिलाने के बाद मैं एक दूसरे बॉक्स में, अर्थात मुझे बॉक्स में क्या प्राप्त हुआ, मान लीजिए हमको दूसरे बॉक्स में मिला 5 कूलाम, उसके बाद आपका मिला 7 कूलाम, और तीसरा आवेश हमें नहीं पता है, हमें निकालना है। ठीक, तो मैंने इसी से ये बनाया। ठीक, हिलाने के बाद तो मुझे पूछा तीसरे आवेश का आप हमें मान बता दीजिए। तो अगर आपको आवेश संरक्षण का नियम नहीं पता है तो शायद आप ये क्वेश्चन कर भी ना पाओ। ठीक, तो आवेश संरक्षण का नियम क्या कहता है, तो आवेश को हम क्या कर सकते हैं,
आपको नष्ट नहीं कर सकते, उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, परिवर्तित। तो देखो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका होगा -4 कूलाम प्लस 5 कूलाम और प्लस 6 कूलाम। तो जैसा कि मैंने बताया कि आवेश क्या होता है, पहले ही लेक्चर में, आवेश एक अदिश राशि होती है। तो अदिश राशियाँ क्या होती हैं, जैसे आपकी संख्याएं जोड़ी जाती हैं, सेम उसी प्रकार से ये भी जोड़ी जा सकती हैं ना। तो इस प्रकार से, ठीक। तो बताना आपका ये हो गया बराबर। अब जितना इनका आवेश का योग था, इनके योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ आवेश संरक्षण है, ठीक। जैसे अभी एक रिएक्शन बताया गया सेम उसी प्रोसेस से, ठीक। तो ये 5 कूलाम हो गया प्लस 7 कूलाम हो गया, और मैं जानता हूँ इसको पता नहीं हम क्यों मान लेते हैं, ठीक। तो 6 5 11 और 11 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा आपका, 11 में से 4 गया 7 बचा, 7 5 12 हो गया ये, प्लस Q। तो हमें Q का मान फाइंड करना, तो Q बराबर आ जाएगा 7 - 12, तो कितना आ जाएगा आपका -5 कूलाम। तो इसका मतलब जो Q था आपका कितना था, -5 कूलाम। तभी क्या होगा, ये आवेश की संरक्षण का नियम का पालन करेगा, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आई होंगी, आप इतना नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। अब देखिए इसके बाद आपका इसमें एक 2 शब्द का नाम आता है, वो आप समझ लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक। तो आपका मैंने बताया द्रव्यमान और आवेश में अंतर क्या होता है। इसके बाद आपको हमने कवर किया, इसके बाद है आवेश का संरक्षण का नियम, ठीक। और अब मैं आपको 2 शब्द के बारे में बताना चाहता हूँ। एक आप सुने होंगे 10th में ही, कुचालक और सुचालक, ठीक। कुचालक और सुचालक, ठीक। इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूँ। तो कुचालक आप जानते हैं कि कु का मतलब आप जानते हैं निगेटिविटी से लिया जाता है, अर्थात कु का मतलब जैसे आप जानते हैं कु जहाँ भी शुरुआत में आ जाता है उसका मतलब क्या होता है, निगेटिव शब्द से लिया जाता है, ठीक। तो कुचालक का मतलब क्या होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है। अर्थात जैसे मैं बोलूँ आपका ये डस्टर है मान लीजिए, ठीक। तो ये क्या, ये किससे बना है, आपका वुड से बना है, लकड़ी से बना है, ठीक। तो क्या इसमें धारा का प्रवाह किया जा सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते। धारा कैसे बनते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों से बनते हैं, ठीक। बाकी आपको सेमीकंडक्टर लास्ट सबसे चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपकी क्या होती है मतलब उसमें बताया जाता है कि हम कैसे धारा का मान इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे उसमें कोटर की बात आती है। तो आपको वो सब समझना है। बहुत फिजिक्स मैंने बताया कि 12th की फिजिक्स इतनी अच्छी है कि आप अगर मन लगाकर पढ़ेंगे तो बहुत ही आपका कॉन्सेप्ट अर्थात आपका माइंड बहुत ही इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। तो कुचालक का मतलब हमने बताया कि जिसमें धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता है, ठीक। तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, आप समझिएगा कि धारा का प्रवाह नहीं होता है। अब आप समझिए, क्योंकि आप ये भी जानते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कुचालक का मतलब कु का मतलब निगेटिविटी से होता है, और निगेटिविटी मतलब यहाँ से ये लिया गया कि आपका धारा का प्रवाह इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए लिया गया, ठीक। क्योंकि कुचालक आप में उसमें क्या होगा, धारा का प्रवाह नहीं होता है। और सुचालक का मतलब क्या होता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, ठीक। सुचालक का मतलब जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है, ठीक, आसानी से हो सकता है, कि आपका क्या कहलाएगा, ये सुचालक कहलाएगा। तो मैं बोलूँ कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसमें धारा का प्रवाह सबसे आसानी से होता है, या सबसे अच्छा किसमें धारा जा सकता है, ठीक। क्योंकि ये भी बातें आती हैं, बहुत ही पदार्थ होते हैं कि धारा, जैसे आपके घरों में वायर लगे होंगे तो उसमें धारा बह रहा है, तो किसका बना होता है, या कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे हैं लेकिन आपका उसमें धारा सबसे अच्छा बहता है। तो मैं बता दूँ सबसे अच्छा धारा का प्रवाह जो आपका सबसे अच्छा धारा बह जा सकता है, मतलब जिसमें जा सकता है, वो पहला चीज़ होता है आपका चांदी। क्या होता है, चांदी। अब आपके दिमाग में है कि चांदी को तो हम पहनते हैं, अब उतना महंगा हम कहाँ लगा पाएंगे, तो लेकिन आप ये समझिए चांदी जो होता है वो सबसे अच्छा अर्थात सुचालक होता है, उसमें सबसे अच्छा धारा बह जा सकता है, ठीक। मतलब धारा उसमें सबसे अच्छा बहता है, ठीक। तो ये चांदी क्या है, चांदी सबसे अच्छा माना जाता है। उसके बाद आपका आता है तांबा। क्या आता है, तांबा। उसके बाद आपका क्या होता है, एल्यूमिनियम, ठीक, Al, ठीक। अब आप जानते हैं कि चांदी सबसे महंगा है, इसका तो यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप जानते हैं इसका आभूषणों में यूज होता है, और आप जानते हैं इसको घरों में मतलब पहनने के लिए यूज होता है, जो मतलब हमारे माता जी होती हैं, हमारे मतलब कोई भी जैसे लेडीज़ जो होती हैं वो पहनती हैं, तो इनका यूज। उसके बाद में कैसे
कर पाऊँगा, मतलब धारा प्रवाह के लिए साथ घरों में कहाँ लग पाएगा। जब पहनने के लिए नहीं हो पाता है तो आप कैसे मतलब लाइट के लिए यूज कर पाएंगे। तो ऐसी बात नहीं कि आप चांदी का यूज कर पाएंगे। लेकिन आप ये जानते रहिएगा कि चांदी क्या होता है, धारा का सबसे अच्छा प्रवाह मतलब जिसमें हो सकता है वो चांदी होता है, अर्थात सबसे अच्छा सुचालक होता है। ठीक, तो ये हो गया आपका। उसके बाद तांबा होता है, तो क्या तांबा का यूज होता है? तो बिल्कुल तांबा का भी यूज नहीं होता, ये भी महंगा है। तो बचा क्या आपका एल्यूमिनियम। तो यहाँ हमारे घरों में क्या यूज होता है, एल्यूमिनियम का यूज होता है। ठीक, तो ये था कुचालक और सुचालक के बारे में बातें, किसमें धारा अच्छे से प्रवाह होता है, ये भी मैंने बताया। तो ये क्रम आप याद कर लीजिएगा, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। ऐसे दे सकता है कि सबसे अच्छा किसमें धारा प्रवाह हो सकता है, तो चांदी है, एल्यूमिनियम है, तांबा। तो आप क्या कर लगेंगे, चांदी। या चांदी ना देकर तांबा एल्यूमिनियम के आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो हमारी इतनी बातें थी। इसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा कि द्रव्यमान का क्वांटीकरण क्या होता था, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सॉरी आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, द्रव्यमान का नहीं, आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसमें मैं बताऊंगा कि जो आपका चार्ज होता है वो पूर्ण संख्या में रहता है। तो आपको मतलब वहाँ से पूरा डिटेल करके बताऊंगा। लेकिन आज के लिए इतना ही। आप पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक, और बाकी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू।